वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। एक स्वर मेरा मिला लो। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब विक्रमशिला एकेडमी के शिक्षार्थी, हम सब सीखने वाले हैं। दुनिया भर में जितने भी वंदना हो रहे हैं, सेवा हो रहे हैं, उसमें हम सबका भी एक कण अवश्य जुड़ जाए। नमस्कार साथियों, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास में आपको जो सब महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हुए, एजुकेशनिस्ट हुए, फिलोसफर हुए, जिनसे रिलेटेड जितनी बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम ला रहे हैं आपके सामने। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ बेसिक पॉइंट भी आपको आ रहा है। और ठीक से आप ध्यान देंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर हम आपको क्विक रिव्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। तो पहले आप समझें इसको। आज अमेरिका के महान शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम का हम अध्ययन करेंगे। और ब्लूम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्लूम ने सर्वप्रथम शिक्षण के उद्देश्यों व मूल्यांकन को, शिक्षा के जो उद्देश्य है उनका किया वर्गीकरण। तो आपको आ जाए कि शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य परक बनाने का प्रयास, पर्पजफुल बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो नाम आएगा ब्लूम का। ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी बनाया। तो आ जाए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण कब किया गया, 1956 में किया गया। किसने किया, ब्लूम के द्वारा किया गया। और ब्लूम की जो ये टैक्सोनॉमी है, इसका संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है, इसलिए इसे शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जानते हैं। ब्लूम्स ने शैक्षिक उद्देश्य कितने बतलाए हैं, तो 3 बतलाए हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव। इसलिए आपको ऐसे भी आ जाए कि बिहेवियर के कितने एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। आपको आ जाए कि बिहेवियर के, व्यवहार के 3 पक्ष मनोविज्ञान में बताए गए हैं। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कोनेटिव, या इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। और टीचिंग लर्निंग के फील्ड में, लेसन प्लानिंग करने में, क्लासरूम में रिप्रेजेंट करने में टीचर को इन 3 पक्षों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न उठेगा, ऑल राउंड का मीनिंग क्या है, कि सर्वांगीण विकास से क्या अभिप्राय है। तो सर्वांगीण विकास से अभिप्राय है बालक के व्यवहार के तीनों पक्षों के समुचित विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव और साइकोमोटर। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमको यहाँ पर सबसे पहले ये जानना होगा कि आया था क्वेश्चन केबीएस में, ये लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, में डिफरेंस क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य, एक है लक्ष्य, दूसरा है उद्देश्य, इनमें क्या डिफरेंस है। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन आपको केबीएस के एग्जाम में भी आया था। इनमें डिफरेंस क्या है, तो ध्यान देंगे। लक्ष्य जो होते हैं ये व्यापक होता है। एक पॉइंट तो आ गया ये कि लक्ष्य व्यापक होता है, उद्देश्य विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक। ध्यान देंगे, लक्ष्य है व्यापक अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव, उद्देश्य है विशिष्ट स्पेसिफिक। ये पॉइंट, व्यापक का मतलब क्या हुआ कि लक्ष्य हमारे सामने एक आदर्श के रूप में होता है, जिसे सभी मिलकर के प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी प्रयास करती रहती है। तो ये हो गया व्यापक। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट होता है, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम में प्राप्त करना संभव होता है। तो पहला पॉइंट हुआ कि ये व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। दूसरा हुआ ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि लक्ष्य का
सोर्स क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, इसका संबंध किससे है? तो लक्ष्य का संबंध है दर्शन से, फिलॉसफी से, और उद्देश्य का संबंध है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से। दर्शन का अर्थ क्या हुआ? अर्थात लक्ष्य जो है वो चाहिए के अर्थ में है, लक्ष्य चाहिए के अर्थ में है, आदर्श के रूप में होता है। और ये मनोविज्ञान है, इसका अर्थ क्या हुआ? मनोविज्ञान है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास जो कुछ भी साधन है, रिसोर्स है, उसके माध्यम से ही हमें वर्तमान समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो एक दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि लक्ष्य आदर्श रूप में होता है, उद्देश्य व्यवहार रूप में होता है, व्यवहारिक पक्ष है। इसीलिए लक्ष्य का अधिकांश संबंध आता है आपका कि शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में जो दर्शन पक्ष है, जो दर्शन पक्ष है वो अधिक से अधिक किसको करता है प्रभावित? लक्ष्य को। तो शिक्षण के लक्ष्यों का संबंध अधिक से अधिक दर्शन से है, जबकि उसके लिए मेथड्स, टेक्निक, प्राप्त करने के तरीके, रणनीति बनाना और उसको छोटे छोटे भाग में बांट करके अचीव करते जाना, ये सब व्यवहार वाला पक्ष मनोविज्ञान का पक्ष है। फिर लक्ष्य जो है, लक्ष्य सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए। अब एक विद्यालय में जितने भी हैं, चाहे वो टीचर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों या और सब व्यवस्था वाले लोग हों, तो सबके लिए लक्ष्य कॉमन है, लेकिन उद्देश्य सबका अलग अलग होता है। हर विषय के अलग अलग होते हैं, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अलग हैं, नॉन टीचिंग के स्टाफ हैं वे अलग हैं, तो सबका अलग अलग बटा हुआ है और एक पर्टिकुलर टाइम में सबको अपने अपने कार्य करने होते हैं। तो लेकिन सबके अपने अपने कार्य जो होते हैं उन सब का लक्ष्य कॉमन है। टीचिंग लर्निंग में जो हमारा लक्ष्य कॉमन है ये है कि अल्टीमेटली डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। तो आपको लक्ष्य और उद्देश्य का ये अंतर ध्यान रखना है। और ध्यान देंगे, लक्ष्य और उद्देश्य का ये अंतर ना केवल जो टीचर बनना चाहते हैं, जो भी जेबीटी बीएड कर रहे हैं, कर लिया है, उनके लिए, बल्कि सबके लिए, जो हम लोग जॉब की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आवश्यक है। भाई हमारा जॉब प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा उद्देश्य है। भाई ठीक है, घर परिवार संसार चलाने के लिए जॉब जरूरी है, कोई ना कोई हम व्यवसाय करेंगे, रोजगार करेंगे, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे, हम योजना बनाएंगे तो उसको कर लेंगे, लेकिन ये हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है सुंदर जीवन, कि हम इस धरती को सुंदर बनाते जाएं। तो लक्ष्य और उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सबके लिए। तो ये व्यापक है, ये विशिष्ट है, ये दर्शन है, ये मनोविज्ञान है, ये आदर्श है, ये व्यवहार है। और लक्ष्य सबके लिए कॉमन है और उद्देश्य सबके अलग अलग है, हर विषय के अध्यापक के लिए। तो ये लक्ष्य और उद्देश्य का इसी प्रकार से आपको, और ध्यान देंगे केवीएस में क्वेश्चन आया था एक बार, उसको चेंज कर दिया था। जैसे वहां पर दे दिया है ऑप्शन कि इनमें से संकीर्ण कौन सा है, तो संकीर्ण है उद्देश्य और लक्ष्य है व्यापक। तो वहां शब्द भी चेंज कर दे कि नैरो मीनिंग ऑफ, तो नैरो मीनिंग वाला हो गया उद्देश्य, संकीर्ण, क्योंकि ये छोटे छोटे बिंदु होते हैं। जैसे आप उदाहरण में हम लोग पढ़े थे ना, औपचारिक, अनौपचारिक, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन औपचारिक, वाइड मीनिंग ऑफ एजुकेशन आपका अनौपचारिक, इनफॉर्मल। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल चलता है आजीवन, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक समय बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्य एक लंबी अवधि वाला है, लक्ष्य एक लंबी अवधि वाला है, उद्देश्य शॉर्ट टाइम का होता है। तो जो लंबी अवधि वाला है लक्ष्य, ये हो गया वाइड, व्यापक, और जो उद्देश्य हो गया ये हो गया संकीर्ण। तो एक आपको ये पॉइंट यहाँ से, अगर ये आपको स्पष्ट हो गया ना, तो अगला पॉइंट आप ये भी समझ लेंगे। जैसे आपको आ जाए शैक्षिक उद्देश्य, एक आपको पॉइंट आ जाए शैक्षिक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इनमें क्या डिफरेंस है? शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्य में अंतर, ये भी हम साथ साथ समझ लें तो फिर आगे हमको ब्लूम के पक्ष समझने में सुविधा होगी। ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको बोलेंगे इंग्लिश में, सारे इंग्लिश पॉइंट भी आप क्लियर करें। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल लर्निंग पॉइंट है। इसको आप जान जाएंगे ना तो आगे काम इजी हो जाएगा। आगे हम ब्लूम का पढ़ेंगे, कथवाल को पढ़ेंगे, मरिया को पढ़ेंगे, रॉबर्ट मेगर पढ़ेंगे, मिलर को पढ़ेंगे, आरसीएम अप्रोच पढ़ेंगे। ये सब काम आपका इजी होने वाला है। तो इसलिए जो लर्निंग है उसको अच्छे से कर लें। तो यहां ध्यान देंगे हम, अभी आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ गए तो यहां भी समझ जाएंगे। ये है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले ये ध्यान देंगे कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो शिक्षण के वे उद्देश्य
शिक्षण के वे उद्देश्य जिनको एक टीचर पर्टिकुलर टाइम में क्लासरूम टीचिंग के दौरान अचीव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एक क्लासरूम का टाइम होता है 50 मिनट का, 40 मिनट का, तो उतने टाइम में वो अपना एक लेसन प्लानिंग बना के जाता है टीचर। अब उस लेसन प्लानिंग को बनाया है तो वो निर्णय लेता है कि हमने 40-50 मिनट्स अपने स्टूडेंट्स को टीच किया और हमको उनको ये साइंस का या ये मैथ्स का या ये लैंग्वेज का इतना तो हमको बच्चों को मिनिमम लर्न करा देना था। तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट ने हमारे क्लास में लगभग सभी ने उसको लर्न कर लिया क्या? तो हम उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग विच इज अटेनेबल इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम टीचिंग इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान देंगे ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल क्या है। तो जैसे यहां आपने किया था, ध्यान देंगे प्रिय साथियों, शैक्षिक उद्देश्य ये है कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, और ये हो गया स्पेसिफिक विशिष्ट। पहला पॉइंट देखिए पैरेलल, एक समझ गए तो यहां भी समझ जाएंगे आप। शैक्षिक उद्देश्य जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका आ गया सोर्स, ओरिजिन क्या है इसका? इसका ओरिजिन है दर्शन, फिलॉसफी, बट इसका ओरिजिन है साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य आदर्श के रूप में है और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स व्यवहार का पक्ष है। तो ध्यान देंगे ये दर्शन, ये मनोविज्ञान, ये आदर्श, ये व्यवहार, और दोनों हमारे पास होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के टीचर के लिए, कोई भी हो, लैंग्वेज वाले, साइंस वाले, एसएस वाले, कंप्यूटर वाले, सब के लिए इक्वल, कॉमन। क्यों? सब अलग अलग सब्जेक्ट का टीचिंग करते हुए भी अल्टीमेट गोल सबका है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन फॉर ऑल टीचर्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सब के लिए इक्वल है, लेकिन ये अलग अलग है, सब अलग करेंगे लेसन प्लानिंग। तो ये ध्यान देंगे। फिर शैक्षिक उद्देश्य जो होता है ना, ये सर्वांगीण विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये इंटरेस्ट का डेवलपमेंट है, स्किल का डेवलपमेंट है, ये कौशल का, रुचि का विकास है कि कम से कम इतने टाइम में, स्कूल लाइफ में इतने में इतना कौशल सिखा देंगे। लेकिन किसी को सिर्फ कौशल आ जाए, हुनर आ जाए और उसका जीवन सुंदर हो जाए, ये संभव नहीं है। और हम देख रहे हैं एक से एक बढ़कर एक्सपर्ट हैं, गीत में, संगीत में, तकनीकी ज्ञान में, कंप्यूटर में, खेती में, लेकिन आईएएस बने हुए हैं, बड़े डॉक्टर बने हुए हैं और परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, उनके पास आदर्श नहीं है। और कोई ऐसा भी है सिर्फ आदर्श है, मनोविज्ञान, व्यवहार नहीं है, तो बैलेंस चाहिए, बैलेंस। तो ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ये दोनों पैरेलल आप समझ गए होंगे। एक बार इसका समरी हम लोग अच्छे से कर ले भाई, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। तो सभी ध्यान देंगे भाई, हम लोग ना ये ध्यान कर लीजिए आप लोग, बेंजामिन ब्लूम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा आपके हर सब्जेक्ट का पेडागोजी इसी पर चलने वाला है। तो यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मेरा ये कहना आपका है कि टीचिंग लर्निंग, आपको ये दोनों पॉइंट शिक्षण और अधिगम स्पष्ट होना चाहिए। और फिर ये पॉइंट भी आप ध्यान देंगे, लिखने में भी, बोलने में भी, ये व्हाट इज पेडागोजी, ये क्या है? तो आर्ट ऑफ साइंस एंड टीचिंग इज नॉन एज पेडागोजी। और हम टीचिंग में देखे थे कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये एमिडॉन ने कहा है, ये अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ये इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इंटरेक्शन करना होता है, तो उसको पता होना चाहिए, उसकी पहले एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेसन प्लानिंग होनी चाहिए उसकी। और लर्निंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसलिए व्यवहार का पक्ष बार बार आ रहा है। और हम लोग कल देखे थे ना कि व्यवहार का SR मॉडल वाटसन ने दिया, व्यवहार का SOR मॉडल वुडवर्थ ने दिया। तो हम देख रहे हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसके लिए हमको शानदार अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ज्ञान होना, व्यवहार के तीनों पक्ष का ज्ञान होना, और विषय वस्तु कैसे इसको लाएंगे। तो आगे हम इसको देखेंगे कि ब्लूम ने इस सबसे पहले ब्लूम ने ही शिक्षण के उद्देश्यों को किया, वर्गीकृत किया। उसने बताया कि व्यवहार के 3 पक्ष हैं, ये तीनों पक्ष आपको वहां शामिल करना पड़ेगा। और ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग बताए हैं।
आपको आ जाए कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर जो है इसके 6 भाग बताए हैं। नंबर 1 ज्ञान, नॉलेज, नंबर 2 बोध, कॉम्प्रिहेंशन, तो ज्ञान बोध, नंबर 3 प्रयोग एप्लीकेशन, नंबर 4 विश्लेषण एनालिसिस, नंबर 5 संश्लेषण सिंथेसिस, नंबर 6 मूल्यांकन। तो आपको आ जाए कि कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। किसके द्वारा किया गया? ब्लूम ने किया है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो आ जाए, और ज्ञानात्मक पक्ष का जो स्टेप्स है ये क्रमशः स्टेप ध्यान रखें आप, जो इनमें कौन सा क्रम ठीक है, क्रम ध्यान रखना है आपको। फिर ध्यान देंगे, बोले ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न पक्ष क्या है? निम्न पक्ष है ज्ञान। इसका सबसे उच्च पक्ष क्या है? मूल्यांकन। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हम लोग कार्य करने वाले हैं, ये आपको ध्यान देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको ये बिल्कुल बेसिक वाला है, ये ध्यान रखेंगे आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।